Now let me start ahead for the next lecture in chemical kinetics. पहला है इसमें आप फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभी भी हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, कौन कौन से इसको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। बट ऑब्वियस है, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ती जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर डेफिनेटली अफेक्ट करता ही है, बट टेम्परेचर का एग्जैक्ट वेरिएशन क्या होगा ये अभी चैप्टर के थर्ड या फोर्थ सेगमेंट में डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट। कि कैसे वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, उसकी प्रॉपर वेंट ऑफ इक्वेशन होती है, मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाँ कैटलिस्ट फास्टन कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो कैटलिस्ट होता ही यही है जो कोलिजन्स बढ़ा करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, राइट। सो दीज कैन बी फ्यू मल्टीपल फैक्टर्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें से मेन फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मैं ज़रा पेंट वाली फाइलें बताता हूँ अभी आपको। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, 2A प्लस 3B गिविंग प्रोडक्ट्स, सपोज इफ दिस इज द रिएक्शन। तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी दैट वुड बी ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ब्रैकेट जब भी लगाते हैं इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। एंड नाउ अब सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो आर इज इक्वल टू, एक मिनट, ये आर इज इक्वल टू वाला पार्ट अभी मैं दोबारा लेता हूँ। एंड ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम बी एटसेट्रा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, देखो रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं। आर ए रेस टू दी पावर एक्स आएगा यहाँ पे और बी रेस टू दी पावर वाई आएगा। अभी आप पहले ध्यान से देखते जाइए कि क्या हो रहा है। देन आई विल राइट इट डाउन कि देयरफॉर आर इज इक्वल टू के एफ। बहुत ध्यान से देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आर इज इक्वल टू के एफ ए रेस टू दी पावर एक्स एंड बी रेस टू दी पावर वाई, where kf is the forward rate constant, where kf is the forward rate constant ऑफ द रिएक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना, अभी ये रिएक्शन रिवर्सिबल तो मैंने लिया ही नहीं है, तो बैकवर्ड में जाने का तो अभी कोई पॉइंट ही नहीं है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। ऑन टॉप ऑफ दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो x है, x में और मे नॉट बी इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली y में और may not be equal to 3। अंडरस्टैंड कीजिए कि इस चीज़ का मीनिंग क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं ऊपर एक और रिएक्शन लिखता हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। I could have written RF rate of forward reaction is equal to KF A square BQ, लेकिन होता क्या है ना, बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ना कि R इज इक्वल टू के एफ ए रेस टू दी पावर एक्स बी रेस टू दी पावर वाई, इसका फंडा ये है कि ये तो मुझे पता है कि एक ही कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रपोर्शन में है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतने ज़्यादा कॉलिजन उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसके अंदर एक और दूसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका ये जो एक्स है इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ मैं। एक होती हैं सिंगल स्टेज एलिमेंट्री रिएक्शंस, सिंगल स्टेज एलिमेंट्री रिएक्शंस, और दूसरी होती हैं मल्टी स्टेज
रिएक्शन। मल्टी स्टेज रिएक्शन मतलब जिसके अंदर मैकेनिज्म होता है। लेट मी टेक रेड कलर। मल्टी स्टेज रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई 2a प्लस 3b से कुछ d बनेगा, बट वो ऐसे नहीं बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि मान लो ब्लैक कलर ले रहा हूँ मैं, कि मान लो पहले इससे कुछ c बना, फिर c ने इस b के साथ में रिएक्ट किया और यहाँ पे 3b था और फिर d बना, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया ना बेसिकली, इसकी अलग अलग स्टेप्स हो गई। ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ मैं, जैसे ये स्टेप 1 हो गई इसकी, ये स्टेप 2 हो गई। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया इसका। तो सिंगल स्टेज रिएक्शंस के लिए ये वैलिड है कि x बराबर 2 और y बराबर 3 होता है। जो ऊपर x और y थे ना मेरे पावर्स वाले x और y, बट मल्टी स्टेज रिएक्शंस के लिए x और y 2 और 3 नहीं होते हैं, क्योंकि बेसिकली वो उस स्टेज की बात ही नहीं कर रहे होता। अभी मैं डिटेल में बताता हूँ वैसे कि x बराबर 2 और y बराबर 3 मल्टी स्टेज रिएक्शन के लिए क्यों नहीं होते हैं। आई टेल यू राइट नाउ। देखो यही डिस्कस करना है बेसिकली अपने को। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो, जब हम लिखेंगे ना ये x बराबर 2 और y बराबर 3 इस वजह से नहीं होता है क्योंकि जो मल्टी स्टेज रिएक्शन है, मल्टी स्टेज रिएक्शन मतलब एक मैकेनिज्म, सिंपल सी चीज़ है। लेट्स डिफाइन इट वेरी प्लेन एंड सिंपली कि एक मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का। अगर मैकेनिज्म होगा तो मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स भी होंगी 1, 2 और 3। इनमें से जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगी, whichever is the slowest step, that will be RDS। RDS क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप इस बात को समझिए कि एक मैकेनिज्म है, उसके अंदर 3 अलग अलग स्टेप हैं। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन तो आप किसी एक पर्टिकुलर रेट से ही जज करेंगे ना। अब आप ऐसे सोचिए कि स्टेप 1 की रेट है समथिंग 100 मोल्स पर सेकेंड, स्टेप 2 की रेट है 10 मोल पर सेकेंड और स्टेप 3 की रेट है 0.001 मोल पर सेकेंड। तो रिएक्शन तो तभी कंप्लीट होगी ना जब थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन में तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व है, राइट। अब अगर वो थर्ड स्टेप जो भी स्लोएस्ट स्टेप है उसके कंप्लीट होने के बाद ही अगर कंप्लीट होती है तो जो भी सबसे स्लो चल रही है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी ना, क्योंकि रिएक्शन तो तभी कंप्लीट होनी है जब स्लोएस्ट स्टेप कंप्लीट हो जाए। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, राइट। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द स्लोएस्ट स्टेप समवेयर डाउन द लाइन। आई होप अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि जो RDS होती है वो स्लोएस्ट स्टेप होती है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप सबसे लास्ट में खत्म होती है और जब तक सारी स्टेप्स खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। दैट इज द रीजन कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा आपकी स्लोएस्ट स्टेप होगी। ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो फास्ट स्टेप से आप वैसे भी रेट नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट स्टेप जनरली होती है जैसे एसिड बेस्ड रिएक्शन, तो इतनी फास्ट होती है कि इंस्टेंटेनियसली कंप्लीट हो जाती है। उसमें तो आपको टाइम लैग वैसे भी नहीं मिलेगा रेट वेट डिटरमाइन करने का। एक तो कोई सेंस भी नहीं है क्योंकि वो तो कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी जो चल रही है फाइनली तो वही डिसाइड करेगी कि ये रिएक्शन कब खत्म होने वाली है, राइट। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन फास्ट से वैसे भी डिटरमाइन करना प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो RDS इज द स्लोएस्ट स्टेप विच इज गोइंग टू बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब होता क्या है बेसिकली कि वापस से थोड़ा सा एक बार ऊपर आता है आपकी सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये जो सिंगल स्टेज है एक ही स्टेज है तो वही RDS होगी। कोई 2-3 रिएक्शन है ही नहीं, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई अलग अलग स्टेप ही नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर जो आपके सामने लिखा हुआ है वही है एक्चुअली 2a + 3b गिविंग प्रोडक्ट, मतलब 2a + 3b गिविंग प्रोडक्ट ही है। लेकिन अगर आप उसी रिएक्शन को कहोगे मल्टी स्टेज है और 2a + 3b गिविंग प्रोडक्ट एक रिएक्शन नहीं है, वो तो एक प्रोसेस है, उसके तो स्टेप 1, 2, 3 है, फिर उसके अंदर कुछ और RDS होगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब सपोज लेट मी टेक नाउ अनदर स्लाइड। ये थोड़ा स्लाइड खत्म हो गया, एक सेकेंड रुको। देखो बेसिकली फंडा क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास में ये रिएक्शन है 2a + 3b गिविंग प्रोडक्ट्स। तो जैसे ये जो रिएक्शन है 2a + 3b गिविंग प्रोडक्ट्स, इस रिएक्शन के अंदर आप इस बात को समझिए ना
कि 2a+3b गिविंग प्रोडक्ट इज वन ऑफ द रिएक्शंस। इसके अंदर बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं यार कि 2a+3b गिविंग प्रोडक्ट एक या सिंगल स्टेज हो सकती है, वन इट कैन बी सिंगल स्टेज, सेकेंड इट कैन बी मल्टी स्टेज। अब अगर ये सिंगल स्टेज है और ये मल्टी स्टेज है तो इसके अंदर क्या होगा, देखो अगर ये सिंगल स्टेज रिएक्शन है तो ये जो रिएक्शन सामने लिखी हुई है दिस इज अ रिएक्शन, बट मल्टी स्टेज रिएक्शन में दिस इज नॉट अ रिएक्शन, दिस इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का एक मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म में स्टेप 1, 2 और 3 है। सपोज लेट्स अज्यूम कि अगर ये आरडीएस है, लेट्स से कि स्टेप 2 इज द स्लोएस्ट स्टेप। अब मान लो कि जो स्टेप 2 है वो कुछ इस तरीके की है कि समथिंग सी एक इंटरमीडिएट है एंड दिस प्लस 2b गिविंग समथिंग डी, राइट। तो आप अगर देखो, अब मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में तो आप लिख दोगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF(A²B³). ये तो मुझे बात समझ में आ गई। यहाँ पे अगर RDS ही ये स्टेप है तो इसमें A तो है ही नहीं ना, A² ही लिखना बहुत अजीब बात हो जाएगी। A⁻x भी मैं लिखूंगा तो x की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे। जैसे ये मल्टी स्टेज जब हो जाता है तब मैं लिखता हूँ ना कि RF इज इक्वल टू KF A⁻x एंड B⁻y, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे फॉर दिस A की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, मतलब डायरेक्टली तो अभी मैं भी नहीं बता सकता, जस्ट लुकिंग एट दैट स्टेप 1 स्टेप 3 को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इससे अगर मैं लिखूंगा रेट तो इससे तो आएगा KF C⁻1 और B²। अब इस C को, ये जो C है, लेट मी टेक द ब्लैक कलर, ये जो C है ये एक इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट के ऊपर कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइनली तो डिपेंड नहीं करेगी, वो तो डिपेंड करेगी कि इनिशियली आपने कितने रिएक्टेंट डाले थे। तो इंटरमीडिएट को अब मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा और जब मैं इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करूंगा तब निकल करके आएगा कि ए और बी के ऊपर फाइनल डिपेंडेंस कैसा है। तो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जब ये एक मल्टी स्टेज है ना, तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एक रिएक्शन ही नहीं है, तो इससे रेट निकालने का अपने आप में कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स और वाई लिख देता हूँ। अब वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट आस्पेक्ट है, वो अपन अभी इसके बाद आगे देखेंगे। सारी चीज़ें भी एक साथ नहीं बताई जा सकती हैं, अभी तो मैं केवल ये डिफाइन कर रहा था कि एक्स और वाई 2 और 3 के बराबर बहुत सारे केसेस में नहीं होंगे, तो वो क्यों नहीं होंगे, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। बात समझ में आई। अभी हम इस तरह के एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर ये सी इंटरमीडिएट आएगा, उसको हम एलिमिनेट करेंगे और फिर रिजॉल्व करके लेकर के आएंगे कि देखो भाई अब इसकी ये फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है। बात समझ में आई आपको? अच्छा, तो यहीं पे एक टर्म मैं डिफाइन कर देता हूँ, इसी से रिलेटेड थी, मैंने बस उसको नाम नहीं दिया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। जैसे एक रिएक्शन है 2a+3b प्रोड्यूसिंग 4c+5d, इसके अंदर RF अगर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू KF A⁻x and B⁻y। If I write RF is equal to KF A⁻x and B⁻y, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A, ये तो हो जाएगा x, एंड देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू B, ये हो जाएगा y, एंड देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू C, सॉरी C तो था ही नहीं ना, सॉरी, टोटल नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। और वो x और y की वैल्यूज तो डिपेंड करेंगी कि अगर सिंगल स्टेज है तो 2 और 3 है, मल्टी स्टेज है तो कुछ और आएंगी। और ये यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, x एंड y में भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, दे कैन बी एनीथिंग। वो तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से कौन सा सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। दे कैन बी एनीथिंग, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है या कोई मैकेनिज्म दिया हुआ होता है तो डिटरमाइन होता है, राइट। तो दिस इज नोन एज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ से जो कंक्लूजन आया वो एक ही आया कि फॉर
अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, ऑल रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम, जो शायद आपने 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, ऑल रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम आर सिंगल स्टेज रिएक्शंस ओनली। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, साइमल्टेनियस प्रोसीड करती है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में। ऑल रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम आर सिंगल स्टेज रिएक्शंस ओनली। तो इसका मतलब मैं आपको कहता हूँ कि 2a+3b गिविंग 4c+5d अगर इक्विलिब्रियम में भी है ना तो भी इसका ऑर्डर 2 और 3 हो जाएगा और टोटल ऑर्डर 5 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और टर्म होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, बहुत बाद में पढ़ेंगे, अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पहले आपको ये समझ में आ जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ये दो ही ऑर्डर आप लोगों के कोर्स में है, सेकंड ऑर्डर वगैरह तो थोड़ा बहुत फॉर्मूले वगैरह आते हैं, डिटेल में आपके जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इन दोनों को हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये एक डीप आइडिया था जो मैंने आपको दिया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा, राइट? तो एक सेकेंड रुको जरा। हाँ भाई, तो यहाँ तक आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। दो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोगों को डिस्कस करना है, दूसरा हम लोगों को डिस्कस करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एनालिसिस बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए आपके सामने ही है, ए गिविंग प्रोडक्ट टाइम टी इक्वल टू 0 पे, मान लो स्मॉल ए इसका अमाउंट था 0। अब सिंस जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देखो रेट क्या लिखा है, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू दी पावर 0। ए रेज टू दी पावर 0 1 हो गया तो रेट बराबर के हो गया, रेट कांस्टेंट के बराबर। रेट कांस्टेंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, मैं करूँगा अभी डिस्कस। पहले ये थोड़ा जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर का एक बेसिक आइडिया कंप्लीट हो जाए, देन वी विल डिस्कस अगेन दैट पार्ट। वो वेंट ऑफ इक्वेशन वगैरह है, टेम्परेचर डिपेंडेंस की कहानी है। हाँ, अब फाइंड आउट, मतलब फाइंड तो छोड़ो, पूरा एनालिसिस ही कर लेते हैं, सारी चीज़ें निकल आएंगी। ए गिविंग प्रोडक्ट, ए को इसने बोल दिया सी नॉट। सी नॉट मतलब टी इक्वल टू 0 टाइम पे कंसनट्रेशन, सी टी मतलब कुछ टाइम बाद में। तो उसने देखो क्या किया, ए 0 ए माइनस एक्स और एक्स हो जाएगा तो ए माइनस एक्स को उसने सी टी लिख दिया। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी पे होगी ना बेसिकली, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए रेज टू दी पावर 0 इक्वल टू के। डिफरेंशियल लॉ लिखा उसने सीधा सीधा, मतलब वही किया है ना यहाँ पे बेसिकली। ये देखो आप थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी रहे। बेसिकली हो क्या रहा है, आ गया, हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, एक मिनट रुको। हाँ देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक रिएक्शन है ए गिविंग प्रोडक्ट्स शुरू से डे 1 पे हमने जो डिस्कस किया था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, कोई स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो दिख नहीं रहा है तो सीधे सीधे माइनस डी ए बाई डी टी हो जाएगी, राइट? अब अगर सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और सी टी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो ए थी, कुछ टाइम बाद ए माइनस एक्स हो गई, राइट? ये टी इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है और ये टी इक्वल टू टी वाली स्टेज है। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, ए से ए माइनस एक्स हो गया, तो अब ये जो माइनस डी ए होगा यहीं पे देखिए, अब आपको पीडीएफ फाइल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डी ए के लिए क्या लिखा, माइनस ऑफ डी ए माइनस एक्स बाई डी टी। देखो पहले तो माइनस डी ए बाई डी टी को, लेट मी कम बैक अगेन, ये चीज़ एक बार इंडिपेंडेंटली समझिए आप। रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस डी ए बाई डी टी, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी, सी नॉट सी टी ए माइनस एक्स। सिंस आई नो, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये गिवन है ना, ये हम एनालिसिस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कर रहे हैं ना बेसिकली। सिंस इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो के ए रेज टू दी पावर 0 के बराबर होगी ना। ऑर्डर उसने 0 बता दिया ना, एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया है, तो दिस इज इक्वल टू के। तो ये जो के है अगर आप यहाँ पे इक्वेट करोगे तो यहाँ से एक चीज़ निकल करके आ रही है कि देयरफॉर आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू के। एक सेकेंड रुको जरा, हाँ वापस आइए, कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा, अब माइनस ऑफ डी ए कितना होगा, ब्लू कलर ले लेता हूँ अब मैं ज़रा।
मैंने आपको शुरू में बताया था माइनस साइन तो आप बाहर लगा करके रखो, ये ब्लू कलर क्यों नहीं आया, हाँ डी ए लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल, ए माइनस एक्स और माइनस ए। तो देखो ये आ रहा है माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स। तो एक्चुअली अब आप जो है डील कर रहे हो ध्यान से देखते जाइएगा हर एक स्टेप पे। देयरफॉर आर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू के। इट इम्प्लाइज दैट x is equal to k dt, dx is equal to k dt, सॉरी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, x की वैल्यू 0 से x तक होगी और t की वैल्यू 0 से टाइम t तक होगी। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, वेरी सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये आ रहा है x बराबर के टी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेट मी टेक द रेड कलर। सी नॉट की वैल्यू थी a और सी टी की वैल्यू है a माइनस एक्स, राइट। सी नॉट माइनस सी टी कीजिए जरा आप, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टी इक्वल टू टी, राइट। ये जो इक्वेशन आ गई यही आपके काम की इक्वेशन है, इसको बस थोड़ा सा और मैं फॉर्मुलेट करना चाह रहा हूँ, ये आपको याद रखनी है जीरो ऑर्डर के लिए। सी नॉट माइनस सी टी कितना आ रहा है, प्लस एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब आई कैन ऑल्सो राइट डाउन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एज सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई टी। यहीं पे ध्यान से समझ लीजिए, वो लेक्चर नोट्स में उसने बड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है, तो इसलिए मैं बड़ा इजीली समझा रहा हूँ आप लोगों को। सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई टी। अब देखो उसने कैलकुलेट क्या क्या करने के लिए बोला था, क्या क्या हमें कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। देखो, फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, तो सी टी टाइम टेकन फॉर कम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन, टाइम टेकन फॉर हाफ कम्प्लीशन। तो देखो, टाइम टेकन फॉर हाफ कम्प्लीशन इज नोन एज हाफ लाइफ। पहले हाफ कम्प्लीशन के लिए निकाल रहा हूँ मैं, हाफ लाइफ टी हाफ। तो टी हाफ पे इवेंचुअली क्या होगा, टी हाफ पे होगा जो सी टी होगा दैट वुड बी इक्वल टू सी नॉट बाई टू, सी टी वुड बी सी नॉट बाई टू हो जाएगा, राइट। अब ये सी टी इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू जैसे ही हो जाएगा, तो फिर आप ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस वैल्यू को ब्लू कलर ले रहा हूँ मैं, मैंने सब्स्टिट्यूट सी टी इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू, सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू कितना होगा, सी नॉट बाई टू ही हो जाएगा। सी नॉट बाई टू इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ। इट इम्प्लाइज दैट टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू के, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का फॉर्मूला, राइट। अगर वो मुझसे पूछेगा कि टी कंप्लीशन, इफ इट आस्क मी कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, तो रिएक्शन तो भैया तभी कंप्लीट होगी जब सी टी बराबर ज़ीरो हो जाएगा। किसी भी टाइम पे जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़ीरो हो जाएगी तो रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट कर लो तो इट इम्प्लाइज दैट टी कंप्लीशन मतलब टी 100% विल बी इक्वल टू, उसको ज़ीरो रखो तो देखो सी नॉट बाई के आ रहा है, योर आंसर। तो बेसिकली अगर वो x बराबर के टी आप ध्यान रखोगे, सारी चीज़ें कैलकुलेट होती जाएंगी, यही सारी चीज़ें अलग अलग न्यूमेरिकल तो पूछी जाएंगी आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एनालिसिस में। मेरे ख्याल में ये बात सभी को समझ में आ गई होगी यहाँ तक, क्लियर? ओके, एक मिनट रुकते हैं। हाँ भाई, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एनालिसिस हुआ। मैं फर्स्ट ऑर्डर का भी बस साथ में 2 मिनट में एनालिसिस कर देता हूँ, फिर उसके बाद इन दोनों के एग्जाम्पल्स की अपन एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, वो तो काफ़ी डिटेल में करनी पड़ेगी। इसी तरह से ले लो, और इनके काफ़ी सारे वेरिएशंस भी हैं। ये तो मैंने सिंगल रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया है अभी, मल्टी रिएक्टेंट एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं जीरो ऑर्डर में। वो सारी चीज़ें पहले बेसिक पार्ट कर लेते हैं, थोड़ा इसमें कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाए, उसके बाद में वो सारे के सारे टिपिकल एनालिसिस करना शुरू करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट डू इट नाउ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपलर एनालिसिस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपलर एनालिसिस वुड बी अगेन ए गिविंग प्रोडक्ट्स। पहले भी सिंपल एनालिसिस करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कोई स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रिएक्टेंट नहीं है, ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट वाला नहीं लिया, वो सारे करेंगे टिपिकल एनालिसिस। पहले हम सिंपल एनालिसिस करके उसके कुछ क्वेश्चन से कंफर्टेबल हो जाए, राइट। नाउ ए गिविंग प्रोडक्ट्स, तो आप जैसे इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ए गिविंग प्रोडक्ट में वही कहानी हो जाएगी सीधे सीधे, माइनस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू के। अब यहाँ पे आ जाएगा ए रेज टू दी पावर 1। कौन सा ए, टाइम टी इक्वल टू टी पे बात कर रहे हो आप, तो ये ध्यान रखना ए टी आएगा यहाँ पे। अब आप वैल्यूज रखना स्टार्ट करो इसके अंदर,
माइनस डी ए की वैल्यू क्या होगी, अपना वही इनिशियली स्मॉल ए था, बाद में ए माइनस एक्स था, तो माइनस तो बाहर लगा रह गया, ए माइनस एक्स और माइनस ए, तो इसकी वैल्यू तो हो गई प्लस एक्स। तो देखो लेफ्ट साइड में हमेशा आपके पास बचेगा डी एक्स बाई डी टी, अब राइट साइड में बचेगा के ए माइनस एक्स। इट इम्प्लाइज दैट डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आप इस साइड में ले आएंगे इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटीग्रेशन 0 टू एक्स। ये तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। बस तो सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, उसी टाइप से बस यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेना। ये देखो लेक्चर नोट्स के अंदर भी एज इट इज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, वही सारी चीज़ें की हैं। dx/x आप तो सीधे इस वाली स्टेप को देखिए जहाँ पे इस समय मेरा पॉइंटर है, dx अपॉन ए माइनस है इक्वल टू के डी टी। ऊपर का आपको नहीं समझ में आएगा इतनी आसानी से, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ln ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई टी। वापस यहाँ आ जाओ, इसके इंटीग्रेशन का सीधा कंक्लूजन सिंपल लिख रहा हूँ मैं, तो ln ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई टी। अब ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ, अगर ये किसी को समझ में नहीं आया है तो अलग से एक्स्ट्रा क्लास अटेंड कीजिएगा, क्योंकि दीपक सर ने मैथमेटिकल टूल्स में पूरा डिटेल में पढ़ाया था। और अगर अभी तक नहीं आता है तो नाम लिखवा दीजिएगा अखिलेश सर के पास। अभी तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे इसको, बहुत सिंपल सी चीज़ है, राइट, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस होंगी तो लेक्चर की कोई ग्रेविटी नहीं रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर। ln ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई टी। अब यहाँ पे तो k इज इक्वल टू ln के बजाय वो log में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2.303 t को नीचे ला रहा हूँ log ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। ब्लू कलर ले रहा हूँ, इसी को आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो a है इसको आप लिख दीजिए ये C नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो a माइनस एक्स है इसको आप लिख दीजिए CT, ये फाइनल कंसंट्रेशन। मेरे ख्याल में ये बातचीत सभी को समझ में आ गई होगी। अब सिंपल सी चीज़, ये एक्सप्रेशन आ गया तो टी हाफ और वो सारी चीज़ें निकाल लोगे ना। टी हाफ के टाइम क्या करोगे तुम खुद ही सोचो। अगर तुम्हें हाफ लाइफ निकालनी है तो यहाँ पे रख दो c/2। टी हाफ निकाल देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। टी हाफ वुड बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ सी नॉट तो ऊपर आई, सी टी हो जाएगा सी नॉट बाई 2, 50% कंज्यूम हो गया, लॉग 2 बचा ऊपर। इसको कैलकुलेट करना, ये आ जाता है 0.693 बाई के। परमानेंटली याद रख सकते हो, कई बार काम आता है कैलकुलेशन, इसीलिए कैलकुलेट कर दिया था मैंने, अदरवाइज तो मैं आपके लिए छोड़ देता। 0.693 बाई के। अच्छा, इसके अंदर एक और काम की चीज़ है, टी 100% निकाल के देख लेना क्या आ रहा है। सोचो टी 100% क्या आएगा। टी 100% मतलब सी टी की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, और सी टी आता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जैसे आएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो लॉग इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट टाइम मतलब नेवर कंप्लीट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, ध्यान रखिए। अभी इनके ग्राफ और इनके वेरिएशन वगैरह डिस्कस करेंगे, अभी आज तो मैं एक स्टार्ट ले रहा हूँ उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, राइट। ये तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी ये रिएक्शन। बात समझ में आई आप सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने उनकी रिलेशनशिप, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन, टाइम की, उनकी हाफ लाइफ, उनके टी कंप्लीशन, इस बारे में अभी तक हमने बातचीत की। अब एक काम करते हैं, पहले थोड़े क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, ताकि थोड़ी और कंफर्ट जोन क्रिएट हो। उसके बाद में हम लोग आगे बात करना शुरू करेंगे, राइट। गिव मी अ मोमेंट, रुको मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेता हूँ।